नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित डामटा के पास तीर्थयात्रियों से भरी बस के गहरी खाई में गिरने से 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वहां खोज और बचाव अभियान पूरा हो गया है और बस में 28 तीर्थयात्रियों समेत कुल 30 लोग सवार थे और ये सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के पन्ना से उत्तराखंड यात्रा पर आए थे। ऐसे में सबके मन में एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, जो 26 जिंदगियों को निगल गया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया है और मृतकों के परिजनों और घायलों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे और शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस हादसे में घायल हुए ड्राइवर के मुताबिक बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण उसका नियंत्रण जो है खो बैठा और यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि इस हादसे में मारे गए लोगों के शव आज ही खजुराहो भेजकर अंतिम संस्कार करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि चार धाम यात्रा में आए दिन इस तरह के हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। साथ ही सवाल यह भी है कि इस तरह के हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता, जो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सवाल लगातार यही कि आखिर इस तरह के हादसे जो हैं वो क्यों नहीं थम रहे हैं, लापरवाहियां क्यों की जा रही हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से परिवहन मंत्री का बयान सामने आया है तो उनका बयान भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। तो आपको बता दें कि इस हादसे में जिस तरह से 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, तो लगातार इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज की नजर है और वो उत्तराखंड में ही मौजूद हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन सभी शवों को मध्य प्रदेश भेजा जाए ताकि आज ही अंतिम संस्कार किया जा सके। वहाँ एम्बॉर्मिंग करके और एयरफोर्स से हम लोग एयरफोर्स के विमानों से उनको लगभग 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे उनको खजुराहो विदा कर पाएंगे। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और यथासंभव सारी व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मॉर्निंग में काफ़ी समय लगता, अगर एक एक सब की होती तो एक साथ हो जाए, इस बात की भी व्यवस्था की गई है ताकि समय पर अपने घर पार्थिव शरीर पहुंच पाए। दुखद घटना हुई है, अत्यंत ही दुखद है और असमय उनके पारिवारिक जनों को, जो कि इतने बड़ा दुख उनके सामने आया है, अभी प्रशासन की तरफ से जो भी बचाव और राहत के कार्य हो सकते थे वो कल रात्रि ही हम लोगों ने प्रारंभ कर दिए थे और उसमें माननीय शिवराज जी का लगातार वहाँ से दूरभाष पर और दूरभाष के बाद रात्रि को 12 बजे आने के बाद लगातार सभी लोगों से संपर्क यहाँ पर उन्होंने भी स्थापित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और गृह मंत्री जी ने भी, उन्होंने भी लगातार वहाँ से चिंता व्यक्त की है और स्वयं उन्होंने जो भी बचाव राहत के कार्य में मदद हो सकती थी वो मदद की है। इसमें एनडीआरएफ की टीम भी लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँची है। सभी लोगों को रात में ही जो है। तो जिस तरह से ये हादसा हुआ है, इसको लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते कि किस तरह से 1 जनवरी 2022 से और अब तक कितने हादसे हुए हैं, कितनी मौतें हुई हैं। साल 2022 में अब तक 57 घटनाएं हो चुकी हैं इस तरह से। तो लगातार अब 1 जनवरी 2022 से 6 जून 2022 तक के आंकड़े उत्तराखंड के आपको दिखा रहे हैं। घटनाओं में 108 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 100 लोग घायल हुए हैं। चंपावत जिले में 4 सड़क हादसे हुए हैं जिनमें 21 लोगों की मौत हुई है, 9 लोग घायल हुए। वहीं पिथौरागढ़ का अगर हम जिक्र करें तो 18 सड़क हादसे हुए जिनमें 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 31 लोग घायल हुए इन हादसों में। टिहरी में 20 सड़क हादसे हुए हैं 1 जनवरी से 6 जून तक और 29 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में।
15 लोग घायल हुए। तो उधम सिंह नगर में 2 सड़क हादसे अब तक हुए हैं 1 जनवरी से अब तक, और कोई हताहत हालांकि नहीं हुई है। उत्तरकाशी में 13 घटनाएं हुई हैं, 42 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 45 घायल हुए हैं। तो ये 1 जनवरी 2022 से और 6 जून यानी अब तक का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, और उसके बाद लगातार इन घटनाओं में बेमौत लोग मारे गए हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये बस जो है खाई में गिरी। आपको बता दें कि खबर ये है, सीएम शिवराज जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर के द्वारा ये जानकारी दी गई कि बस की स्टीयरिंग खराब हुई, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और 200 मीटर अंदर जाकर खाई में जा गिरी। और आपको बता दें रात भर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला। घायलों से सीएम शिवराज ने मुलाकात की और हादसे की जगह भी पहुंचे और जायजा उन्होंने लिया। तो ये मौत की जो खाई है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ और बेमौत लोग मारे गए। डामटा क्षेत्र में हुई वाहन दुर्घटना के बाद से ही आपदा कंट्रोल रूम में पूरी सक्रियता बढ़ती जा रही है। कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पहुंचे थे और अधिकारी को तमाम दिशा निर्देश दिए थे। कुल मिलाकर कहें तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम विभागों के जो लोग हैं, कर्मचारी, अधिकारी हैं, वो यहाँ आपको मौजूद नजर आएंगे। कि मुख्य रूप से देखें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, SDRF, PWD, हेल्थ और पर्यटक के साथ साथ जो है ट्रांसपोर्ट और होम मिनिस्ट्री के साथ साथ तमाम विभागों के जो लोग यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह जो घटना हुई, एक बड़ी घटना हुई है, जिसके बाद से ही उत्तराखंड सरकार इसमें काफ़ी जो है व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की बात कह रही है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो जो अभी तक कैजुअलिटी जो हुई है वो 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग घायल हैं। जो 4 लोग घायल हैं उनको मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसको आपको बोर्ड पर भी दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर लगातार जो इंडिकेट किया जा रहा है, जो संख्या में बढ़ोतरी घटोतरी हो रही है, उस हिसाब से यहाँ पर लगातार जो आंकड़े हैं वह मेंशन किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो अभी तक का अपडेट है कि 26 लोगों की मौत हो चुकी है और वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही लोग यहाँ उत्तराखंड में मौजूद हैं और उत्तराखंड में लगातार अभी डामटा गांव का क्षेत्र भ्रमण करके आए हैं। उसके बाद अभी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो 100 था, करीब 25 जो तीर्थयात्री थे, उनके 100 को जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है। और इसके अलावा जो 4 लोग हैं जो अभी घायल है, जिनका इलाज चल रहा है, उनका मैक्स अस्पताल लगातार इलाज चल रहा है। इसके अलावा कंट्रोल रूम से लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है, तमाम ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज हैं और वो देर रात सूचना मिलते देहरादून पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम में उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ उन्होंने सबसे पहले बैठक करते हुए हालातों की जानकारी ली। उत्तरकाशी में राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली सीएम शिवराज ने और उसके बाद सीएम शिवराज ने घायलों से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को बेहतर इलाज के लिए हालांकि उन्होंने निर्देश दिया है। और फिलहाल घटनास्थल पर सीएम शिवराज खुद पहुंचे, वहां का दौरा किया और इसके साथ ही लगातार सीएम शिवराज एक्शन मोड में हैं। और इन सब के बीच सीएम शिवराज की तरफ से जो मृतक के परिजन हैं उन्हें 5 लाख रुपए सहायता राशि देने का भी ऐलान किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर ये बस जो है हादसे का शिकार हुई है। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आखिर इन हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है। अभी आप लोग यहाँ टिकाऊगढ़ में हैं और जो बस एक्सीडेंट हुई है, अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, देखिएगा, जिला पंचायत जी हैं, आप क्या कहेंगे? अभी ये बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है और ये 400-500 खाई में आप देख रहे हैं, देखिएगा मित्रों, कैमरा लगाइए, देखिए 500 मीटर गहरी खाई में जो हमारे तीर्थ यात्री थे उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें मैक्सिमम लोग सारे डेड हो चुके हैं और कुल 5-6 लोग ही बचे हैं। और मेरी शासन प्रशासन से यही निवेदन है और सब लोग, हम लोकल लोग भी, सारे जनप्रतिनिधि और आप सभी लोकल लोग, ड्राइवर लोग या जितने यात्री हैं, सब घटनास्थल पे आ गए हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको बचाए जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुरंत मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि SDRF की टीम को तत्काल भेजा जाए मौके पर। पत्थर तो आखिर इन तमाम हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अरविंद पांडे हमारे साथ ARTO जो कि ऋषिकेश से हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रीटा पुलिस अधिकारी, और मनीष शर्मा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।
लेकिन सबसे पहले अरविंद पांडे जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी, चूंकि जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने इस पूरे हादसे में कि बस की स्टीयरिंग खराब होने की वजह से हादसा हुआ, इस तरह से तमाम जो है लापरवाहियां देखी जा रही है, तमाम जो वाहन हैं वो चलने के काबिल नहीं है लेकिन फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से तमाम हादसे होते हैं। ज्यादातर हादसों में इसी तरह की खबरें जो है निकलकर सामने आती हैं कि वाहन जो है चलने लायक नहीं होते हैं और उसके बाद ये हादसे का शिकार होते हैं। जी मैम, जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उसकी स्टीयरिंग फेल की है, क्योंकि जो गाड़ी चारधाम यात्रा के लिए भेजी जाती है उनकी चारधाम यात्रा पर जाने से पूर्व हम उनकी यात्रा फिटनेस चेक करते हैं और यात्रा फिटनेस चेक करने के बाद उनका ग्रीन कार्ड जारी होता है। ग्रीन कार्ड बनाने के बाद ही कोई गाड़ी ये चारधाम यात्रा के लिए जा सकती है। ये गाड़ी 2018 मॉडल लगभग 4 साल पुरानी गाड़ी है, कोई बहुत पुरानी गाड़ी भी नहीं है और ये गाड़ी फिट फॉर थी। गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं है। इसका री इंस्पेक्शन किया गया था 15 मई को। इस गाड़ी को पूरी तरह से इसकी जांच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जब हॉस्पिटल पहुंचे और जो घायल ड्राइवर है उनसे जब मुलाकात की, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है कि बस की स्टीयरिंग खराब होने की वजह से ड्राइवर के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि बस हादसे का शिकार हुई है। जो हमारी टेक्निकल टीम भी गई थी उसने भी मौके पे मुआयना किया है, वो रिपोर्ट बना के दे रही है। इस तरह की कोई सूचना परिवहन विभाग के पास नहीं। ठीक है, आपको क्या रिपोर्ट मिला है इससे संबंधित अरविंद जी? उसको हम पता कर रहे हैं मैं कि एक्चुअल में घटना का क्या कारण था, लेकिन बस में कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आई। वो गाड़ी 6:40 पर डामटा चेकपोस्ट में चेक भी हुई। चेक होने के उपरांत वो गाड़ी आगे बढ़ी। ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी, जो परिवहन मंत्री की तरफ से बयान आया है, क्या आपने उस बयान को सुना? जी, अगर परिवहन मंत्री की तरफ से जानकारी दी जा रही है और जो लापरवाहियां हैं उन्हें स्वीकार किया जा रहा है, तो आखिर अब इस पूरे बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये जो लापरवाही है, किसी भी तरह का कोई सेफ्टी वॉल नहीं, उसके बाद 26 जिंदगियां जो हैं वो बेमौत मारी गई हैं। देखिए मैडम, जो ड्राइवर है उसकी भी फैमिली है। अगर 25 लोगों की मौत हुई है और जैसे आरटीओ की रिपोर्ट है कोई फॉल्ट नहीं था, चेक हुई थी चारों धाम यात्रा के पहले, तो एक्सीडेंट तो ऐसा है मैडम, एक्सीडेंट बता के नहीं आता, इसीलिए उसका नाम एक्सीडेंट है, समझ रहे ना। और फिर इतने लंबे चारों धाम की यात्रा के लिए गाड़ी अगर निकली है, टेक्निकल चीजें हैं, स्टीयरिंग फ्री हो गई, पहाड़ी रास्ता है, इसके बारे में आप ये कहना हो गया। अब वो जांच बैठा लिए, जो भी बैठा लिए। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी, जो यमुनोत्री हाईवे है डामटा के करीब, जो 5 किलोमीटर दूर रिखाऊ खड्डा क्षेत्र है, वहां पर इसे पहले ही डेंजर घोषित किया गया, फिर उसके बाद भी वहां से वाहन क्यों गुजर रहे हैं? इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मंत्रालय की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो जाहिर तौर पर बेमौत लोग मारे जाएंगे ना। अब हजारों गाड़ियां गुजर चुकी होंगी। अब चेक पोस्ट वालों को अगर ऐसा निर्देश है कि भाई ऐसी वाहनें नहीं गुजरेंगी, तो फिर हरिद्वार से उनको निकला वो स्पेशल बस। भाई हरिद्वार में नहीं मालूम था क्या कि वो डेंजर जोन है, बस में इतनी सवारी नहीं जाएगी? तो ये सब चीजें मैडम अब जांच करेंगे, मानवीय संवेदना दिखाते इसी तरह से जिंदगियां लोग अपनी गवाते रहेंगे और जांच होती रहेगी, उसके बाद कोई नतीजा पता नहीं निकलकर सामने आ पाएगा या नहीं। फिलहाल मनीष शर्मा जी, आपका रुख करते हुए, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से ले रहे हैं? चूंकि जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, इसमें कई लापरवाही भी देखी जा रही है। जी, जितने मृतक हैं उनके परिवार को मेरी संवेदनाएं हैं और जो घायल है ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जल्दी ठीक जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा 3-4 बातें। आज से 4 साल पहले मैंने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को पत्र लिखकर यह मांग की थी जितने भी ऐसे डेंजरस खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर स्पेशल ट्रेनिंग वाले ही ड्राइवर को गाड़ियां चलाने दी जाए, क्योंकि वहां की जो रोड होती है वो बहुत दुर्गम होती है।
वहाँ नॉर्मल ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता। मैं कई बार खुद गया हूँ गाड़ी चला के देखकर, तो वाकई में डिफिकल्टी आई, जबकि मेरे पास है लाइसेंस। तो सबसे पहले मैंने गवर्नमेंट से मांग की थी कि ऐसे क्षेत्रों में स्पेशल ड्राइवर ही अपॉइंट किए जाए और वही गाड़ी चलाए, तो आपकी दुर्घटनाएं बहुत कम होगी। क्योंकि इस से मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में ऐसी कोई दुर्गम घाटियां नहीं है। अगर यहाँ गाड़ी चलाई भी होंगी बस ड्राइवर ने, तो ऐसी दुर्गम घाटियों से उनका सामना नहीं हुआ। अमूमन हर पूरे देश में ये स्थिति है। और अगर आप उठा के आंकड़े देखेंगे कि एक्सीडेंट जो हुए हैं वो कहाँ की गाड़ियों के ज्यादा हुए हैं, तो पता चलेगा कि उत्तराखंड ऐसे जो हिमालयी क्षेत्र है वहां की गाड़ियों के नहीं, बाहर की गाड़ियों के ज्यादा हुए हैं। तो एक बड़ा कारण है। मैं फिर दूसरी बात बताना चाहूंगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि मैक्सिमम एक्सीडेंट जो होते हैं बड़े वाहनों के अनफिट होने की वजह से होते हैं। ये उनका खुद की रिपोर्ट है, वो प्रदेशों की भी आती है, वो शहरों की भी आती है और राष्ट्रीय स्तर पर भी आती है। फिर ओवरटेकिंग और इसको ओवर स्पीडिंग एक अलग मैटर है। नेशनल एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी कि जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं पूरे देश में उसकी समीक्षा की जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस पूरी समीक्षा में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया कि जो दुर्गम मार्ग है उधर पर किस तरीके का यातायात व्यवस्था होनी चाहिए और वहां पर किस तरीके के ड्राइवर होना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो मर्चेंट वाले हैं ड्राइवर्स, जो व्यापारिक स्तर के ड्राइवर है, जो सामान लेके व्यापारी सामान लेके आते जाते हैं, उनकी विशेष योग्यता देखती है कंपनी और उनको वहां चलाने देती है। वो किसी भी ड्राइवर को और बड़े हाईवे को नहीं जाने देते हैं, वो अनुभव मांगते हैं। तो फिर क्यों नहीं जो यात्री बसें हैं और यात्री गाड़ियां जा रही है उनका अनुभव मांगा जाए कि आप ऐसे क्षेत्र में गाड़ी चला सकते हो नहीं, आपने कितनी चलाई या आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा हो जाए तो बहुत संभावना है कि इस तरीके की दुर्घटनाएं घटना कम। ठीक है, चलिए मनीष शर्मा जी आप हमारे साथ बने रहिए। अरविंद जी, जिस तरह से ये लापरवाही देखी गई है और जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है कई बड़े दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल मेरा आपसे ये कि जिस तरह से 1 जनवरी से हम लगातार डाटा दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि उत्तरकाशी में अब तक 13 घटनाएं इस तरह से सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई, यहाँ पर 42 लोगों ने जान गंवाई और 45 लोग घायल हुए हैं। आखिर इन 42 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अभी जिस तरह से 26 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है और उसके बाद आखिर क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? मैम, जो अभी सर बोल रहे थे कि ड्राइवर जो भी पर्वतीय रूटों पर गाड़ियां संचालित करते हैं उनके लिए हिल इंडोर्समेंट आवश्यक होता है। तो जो भी ड्राइवर यहाँ पर्वतीय मार्गों पर गाड़ियां चलाते हैं उनका टेस्ट लेकर के उनको हिल इंडोर्समेंट किया जाता है, उसके बाद ही चलाते हैं। ये गाड़ी केएमयू की थी जो कुमाऊं मंडल में चलती थी और ये गाड़ी यहाँ चारधाम यात्रा पर जा रही थी। ये सतत पर्वतीय मार्गों पर ही इस वाहन का ये ड्राइवर संचालन करता था। लेकिन अब दुर्घटनाओं का कारण जो आप कह रही हैं वो कारण हमारे पास एग्जैक्ट आ जाए तब उसकी समीक्षा करके उस पर हम कार्यवाही कब तक आपके पास कारण आएंगे? 1 जनवरी से लेकर अब तक का डेटा हम दिखा रहे हैं। 1 जनवरी 2022 से अब तक इन 5-6 महीनों में 13 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। क्या अब तक कोई भी कारण आपके पास नहीं आया? अलग अलग दुर्घटनाओं के मैडम अलग अलग कारण होते हैं और जिन जिन दुर्घटनाओं के जो कारण होते हैं उसकी उस तरह से समीक्षा होती है और उस हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इस दुर्घटना का भी जो कारण एग्जैक्ट सामने निकल के आएगा उसके आधार पर इस पर कार्यवाही जो संबंधित हमारे उच्चाधिकारी हैं वो इस पर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी, एक तो परिवहन मंत्री की तरफ से जो लापरवाही है वो तो कहीं ना कहीं स्वीकार की ही जा रही है कि किसी भी तरह का कोई सेफ्टी वॉल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि डेंजर घोषित होने के बाद भी वहां से वाहन गुजर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीरें तो देखने को मिलेंगी ही। अब ऐसे जो डेंजरस जोन है, मेरा अनुभव छत्तीसगढ़ में भी जगदलपुर बस्तर रूट है, चिल्फी घाटी रूट है। तो यहाँ जब भी जो बसें चलती हैं उसमें एक्सपर्ट ड्राइवर ही जाते हैं। जनरल ड्राइवर जो मैदानी इलाकों में चलते हैं वो नहीं चलता। निश्चित है चारों धाम यात्रा जैसा अरविंद जी ने बताया कि कुमाऊं सर्कल में ड्राइवर चलता था, तो चारों धाम यात्राओं के लिए जो भी ड्राइवर भेजा गया था प्रशिक्षित ड्राइवर, अनुभव वाले ड्राइवर को भी भेजा गया। अब एक्सीडेंट हो गई, अब कोई टेक्निकल फॉल्ट भी नहीं था, एक्सीडेंट हो गई, तो ये तो अब जांच भी पता चलेगा कि वाकई हुआ क्या था उसमें। क्योंकि कोई भी ड्राइवर नहीं चाहेगा कि बस सुबह खाई में पलटूं, मैं खुद मरूं या मेरा परिवार।
इसीलिए तो एक्सीडेंट कहा गया है ना। और हर एक्सीडेंट के अलग अलग फैक्टर होते हैं मैडम, हर एक्सीडेंट एक अलग अलग कारण। एक जरूरी नहीं कि एक एक्सीडेंट हुआ मैदान के एक्सीडेंट अलग कारण छोड़ेंगे, पर्वतीय क्षेत्र के एक्सीडेंट में अलग कारक रहेगा। बिल्कुल मनीष शर्मा जी, जिस तरह से एनएच पर सिंगल रोड, फिर कोई सेफ्टी वाल नहीं, और ऐसे में क्या अब आपको क्या लगता है कि जो एनएच के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि तमाम लोगों की तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है इसको लेकर? स्वाभाविक है, होनी ही चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार तो वही है। अगर कोई सड़क बनाई गई है तो उसकी जो भी एजेंसीज है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सेफ्टी मेजर्स का पालन करना उनका वो है, जिम्मेदारी है, उस विभाग की जिम्मेदारी है। मैं उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिस मैंने याचिका की बात की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसने हर राज्य को नोटिस भेजा था और वहाँ एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग की थी। क्या इनके सरकार ने गठित की है? वो तो कम से कम 6 साल पहले का आदेश है। पूछिए आप इनसे, हुई है कि नहीं हुई है वहाँ पर गठित, क्योंकि अधिकांश राज्यों में नहीं गठित की गई, उनके सुझाव नहीं आए हैं। तो सीधी सी बात है, जो रोड सेफ्टी एक्ट बनाया गया है, जो रोड सेफ्टी के लिए पॉलिसी बनाई गई है 2012 की, उसका पालन कहीं ना कहीं नदारद है। रोड कवरेज का उल्लंघन किया जाता है सड़कों के निर्माण में, हो गई, डेफिनेटली होगी। और पेट्रोलिंग जो हो रहा चाहिए लगातार सड़कों पर, खासकर एनएच जो है जितने भी, उसमें पेट्रोलिंग होनी चाहिए कि भाई कहाँ रोड खराब हो रही है, कहाँ जाम लग रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ओवर ड्राइविंग, जो ओवर स्पीडिंग करते हैं ड्राइवर, सबसे बड़ी जो एक कारण है, हमने देखा है, हम तो कई हिल स्टेशन में घूमे, ओवर स्पीडिंग बहुत होती है, चाहे वहाँ के एक्सपर्ट ड्राइवर हो चाहे कोई भी, उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो जिम्मेदारी है परिवहन विभाग की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अरविंद पांडे जी, जब कोई परिवहन गुजरता है और खासकर जहां पर डेंजर घोषित हो, वहां से जब कोई परिवहन गुजरता है, कोई मानक तय होता है कि परिवहन उस वाहन को जो है किस तरह से कितने स्पीड में जाना होगा, और क्या ये ध्यान रखा जाता है, इसकी कोशिश की जाती है कि जो वाहन वहां से गुजर रहा है, जो मानक तय किया गया स्पीड का, उसी स्पीड में है? जी मैम, जो जहां भी डेंजर जोन होते हैं वहां स्पीड कितनी लिमिट होनी चाहिए उसके बोर्ड लगे रहते हैं कि वहां पे कितनी है, और ड्राइवर को हमेशा ये सतर्कता बरतनी होती है कि वहां उसी स्पीड पर वो चले। और पहाड़ी रूट, डेंजरस रूट होते हैं जहां अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां होती है, उस अनुसार वहां पे निर्देश भी लगे होते हैं कि ड्राइवर को वहां क्या सावधानी लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये जो रूट, पहाड़ी रूट है, उन पर है। जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पे एक प्रकरण संज्ञान में आया, वो देखने पे ही पता चलेगा कि वहां पैराफिट नहीं पाए गए। तो क्या पैराफिट बस के साथ वो मतलब एक्सीडेंट के समय वो टूटे या पहले से नहीं थे, इसका जो है वो एग्जामिनेशन कराया जाएगा मैम, जो जांच ठीक है, अभी कराया जाएगा, अभी किया नहीं जा रहा, प्रोसेस में नहीं है। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए अरविंद पांडे जी, प्रदीप मिश्रा जी और मनीष शर्मा जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर इन तमाम हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों नहीं कोई ठोस कार्रवाई होती है, क्यों नहीं रोड सेफ्टी को लेकर इंतजाम किए जाते हैं। चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।